आपका सादर अभिनंदन है। आपको प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपके प्रेमी हो गए हैं सर कई सारे मित्र हमारे, आपके भाषा शैली से जो आपने कथा करते हैं संविधान के लिए, काफी प्यारी है। चाहते हैं कि आरटीआई से रिलेटेड जो इस टॉपिक्स पर जो आप हमें समझ देना चाहते हैं, जिससे हम अपने मार्ग में प्रशस्त रूप से कार्य कर सके, उस चीज को आगे बढ़ाएं आप। तो मैं अपने मोबाइल को और अपने साथियों के मोबाइल को म्यूट रख रहा हूं। आप कार्यक्रम को शुरू करें। चूंकि आप सभी मित्रों को नमस्कार, और क्योंकि आप लोग आरटीआई पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए मेरा जो आरटीआई का लैंडमार्क एक्सपीरियंस रहा, जजमेंट्स भी हुए और तमाम सरकारों ने भी उस पर अमल किया। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। फिर संविधान की जो बहुत बेसिक जानकारियां हैं, जो परसों नहीं हो पाई थी सैटरडे को, उसको रखेंगे। संविधान और लोकतंत्र कर सकते हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने रखेंगे। और एक कहानी है जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की माँ है, उसको जानना मतलब लोकतंत्र को समझना है, वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ जरूरी चीजें मानवाधिकार के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो इससे हमारा पहला सेशन पूरा हो जाएगा। दूसरे सेशन में आपके सवालों का जवाब देंगे। परसों जिस सवाल का जवाब अधूरा रह गया था उसको आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा आप लोगों को बताया मैंने कि मैं किसान का बेटा था। मेरे पिताजी किसान थे, बेटा हूँ कहना चाहिए, लेकिन पिताजी नहीं है तो था शब्द निकल गया। हमारे पिताजी जीवन भर प्रधान रहे और गांव का कोई व्यक्ति उनके रहते दुखी नहीं हो सकता। हर के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। और हर व्यक्ति, जब प्रधानी का इलेक्शन आता था 50 से लेकर के 74 तक, जब तक उनकी डेथ हुई है, जबरदस्ती उनको प्रधान बनाया जाता था। सब लोग व्यवस्थित कहते थे आप ही प्रधान रहो, अगर नहीं रहोगे तो लोग दुखी हो जाएंगे, लोगों में मारपीट होगी, झगड़े होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब पिछले 17-18 सालों में 8 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हॉन्ट करती थी, और ये लगता था कि इससे तो बंद होना चाहिए। आजादी के लिए जिन लोगों ने फांसी के फंदे पे खुशी खुशी झूले या जो प्राणों की आहुति दी, वो क्या सपने में ही सोचा होगा कि किसान इस देश में, आजाद देश में, आत्महत्याएं करने को मजबूर होंगे। तो हम लोगों ने गांव गांव जाकर यह बताना शुरू किया कि आप केवल अपने अच्छे प्रधान चुन लो तो आपकी आधी समस्याएं, क्या 3/4 समस्याएं दूर हो जाएंगी और किसी किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। 73वां संविधान संशोधन, 29 विषय जो गांव पंचायतों को दिए हैं पंचायती राज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन के बाद, यह सब बताने। आपको आश्चर्य होगा कि जब संविधान और ये सब बातें करते थे तो लोग ऐसे चौंकते थे जैसे एकदम नई बात बताने आए हैं। तब हम लोगों ने उसको संविधान कथा का नाम दिया, क्योंकि कथा लोग सुनने ज्यादा आते हैं, संविधान पर चर्चा उतना दिलचस्पी लोगों की नहीं होती। तो संविधान कथा जब गांव में कह जाते थे तो 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे। और जैसा कि मैंने परसों वाले लेक्चर में बताया कि अगर लोगों से पूछते थे कि कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है, तो 99% से ज्यादा लोगों ने संविधान नाम ही नहीं सुना। 1-2 हाथ थे जो उन्होंने संविधान का नाम सुना है, और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यह अनुभव इतना विचलित कर गया कि फिर हम लोगों ने 200 आरटीआईज, ये आरटीआई के इतिहास में शायद बहुत महत्वपूर्ण घटना है, 200 आरटीआईज लिखे। उसके साथ एक दैवीय घटना भी है, वो भी इशारा करेंगे। 200 आरटीआईज लिखे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे चीफ मिनिस्टर्स, सारे गवर्नर्स, सारे चीफ जस्टिसेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, और 7 सवाल पूछे। पहला सवाल,
संविधान में पहला मूल कर्तव्य, यानी कि हर व्यक्ति की पहली ड्यूटी और देश का पहला कानून है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना है। तो क्या पालन और आदर बिना जाने हो सकता है? दूसरा सवाल, जो शपथ लेते हैं जितने संवैधानिक पद के लोग, उनका शपथ का फॉर्मेट भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वो है कि मैं संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की शपथ लेता हूं और अपने क्षेत्र के लोगों की अपने अपने तरीके से, अगर कोई जज है सुप्रीम का तो वो न्यायिक सेवा लेगा करेगा, जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र की सेवा, जो प्रदेश में है वो राज्य की सेवा, तो अपने क्षेत्र की सेवा की शपथ लेता हूं और पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूं। तो ये लिखा हुआ संविधान में। तो संविधान के संरक्षण और संवर्धन का जब उनको ड्यूटी है, उन्होंने शपथ लिया है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके क्षेत्र के सारे लोगों को संविधान की जानकारी हो? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोग पिछले 1 साल से, ये मैं 1 साल मेरा पूरा हो गया था संविधान कथा कहते कहते पूरे देश के गाँव में, तो पिछले और स्कूलों में पिछले 1 साल से हम लोग गांव गांव जाकर संविधान कथाएं कह रहे हैं। 99% से ज्यादा लोग संविधान से अनभिज्ञ हैं, उनका नाम ही नहीं सुना है। तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपके क्षेत्र के हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी हो? तीसरा सवाल, इस दिशा में आपने अब तक क्या किया? चौथा सवाल, अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया तो आगे क्या करने की कार्य योजना है? कितने दिन में मैं उम्मीद करूं एक भारत के नागरिक की हैसियत से कि आप अपने क्षेत्र के सभी लोगों को संविधान की जानकारी दे देंगे? पांचवा सवाल, क्या ये जरूरी नहीं है कि हर घर में एक किताब संविधान की सरकार द्वारा प्रदान की जाए? जैसे अन्य महत्वपूर्ण किताबें रखी जाती हैं, वैसे हर घर में एक संविधान की किताब रखी जाए। बहुत थोड़ा खर्चा आएगा। जो हमारी योजनाएं हैं या जो विधायकों सांसदों को निधियां मिलती हैं उसकी तुलना में कुछ नहीं आएगा खर्चा पूरे हिंदुस्तान में एक एक किताब रखवाने में संविधान की। और आखिरी सवाल, क्या ये जरूरी नहीं है कि हर क्लास में छोटे से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक संविधान उस स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए? ये 7 सवाल पूछे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में गया था, वहां पर समर कोर्सेज उस समय उनके चल रहे थे, वो मेरे लेक्चर वगैरह हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन पे हुए थे, क्योंकि इंडियन जो एनआरआईज हैं उनको भी संविधान जानना जरूरी है। तो वहां लोगों ने बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अंश, अगर जो समर यूनिवर्सिटीज में तो हर क्लास में पढ़ाया ही जाता है, समर कोर्सेज में भी कंपलसरी है कि अगर 2 महीने का समर कोर्स है तो 1/6 कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चैप्टर्स उनको पढ़ाना कंपलसरी है। अब आते हैं क्या क्या जवाब आए, क्योंकि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, भारत सरकार, सबको लिखा हुआ था, तो सारे सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई, राष्ट्रपति ने भी फॉरवर्ड किया, उपराष्ट्रपति ने भी फॉरवर्ड किया। उपराष्ट्रपति तो उस समय जहां जहां जा रहे थे वहां कहना शुरू कर दिया था कि संविधान की जानकारी जरूरी है। यहाँ लखनऊ में पुस्तक मेला हुआ, वहां वो गवर्नर आए, उन्होंने केवल संविधान का नाम लिया और पुस्तक मेला संविधान को ही समर्पित हो गया, संविधान की जानकारी को। ये तो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन हर व्यक्ति ने नीचे खूब फॉरवर्ड किया, इधर उधर, दूरदर्शन पे तो हर स्टेशन से मेरे पास करस्पॉन्डेंस आया, पूरा बक्सा भर गया, सारे देश के अलग अलग हिस्सों से जो आया सब। लेकिन 26 नवंबर करीब था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई भारत सरकार द्वारा। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अफसोस उस साल दबाव की वजह से उन्होंने मना तो लिया और कहा कि हर साल मनाएंगे, और स्कूलों को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि दिन भर प्रोग्राम होंगे संविधान पर, डिबेट और जानकारी देने के लिए बच्चों को, और सुबह जो प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थना वाला सेशन होता है, उसमें प्रियम्बल पढ़ा जाएगा। लेकिन उसके अगले साल से कुछ नहीं हुआ। यूजीसी का लेटर आया कि आपका लेटर आया है एचआरडी मिनिस्ट्री से, और हम लोगों ने सारे वाइस चांसलर्स को लेटर लिख दिया है कि 26 नवंबर को ऐसा करें, और उसके बाद साल भर डिबेट और कंपटीशन और सारे बच्चों को बताएं, और सिलेबस में इंक्लूड करने के बारे में विचार हो रहा है।
उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक वो थोड़ा ज्यादा लंबा प्रकरण है, लेकिन इतना बता दूं कि एक हाई कोर्ट ने इसको अपने ईगो का मैटर बनाया और उन्होंने मुझे नोटिस भी जारी किया और मेरे खिलाफ बहुत अनाप शनाप भी लिखा। लेकिन जब मैं गया तो वो जज साहब इतने ज्यादा विचलित हुए, दुखी हुए, उन्होंने मेरा 10 रुपए का वो जो पोस्टल ऑर्डर जाता है वो भी वापस किया और बाद में जब लखनऊ आए मुझसे मिल करके अपना दुख जाहिर किया कि मुझसे गलती हो गई। और उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे जरूरी काम आप कर रहे हैं संविधान को जन जन तक पहुंचाने का। अगर विस्तृत जानकारी कभी मौका मिलेगा बाद में, आज इतना समय नहीं है कि उस हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स की मैं विस्तार में जानकारी दूं हाईकोर्ट में। और लेकिन सबसे मैं सुनाना इसलिए चाहता था कि 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने बड़े प्यारे खत लिखे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि आरटीआई का लोगों ने इतनी जलेबियां बनाई पूरे देश में, गैर इधर से उधर जिम्मेदारियां फेंकी। ज्यादातर तो ये पत्रावलियां उपलब्ध नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन 2 चीफ मिनिस्टर्स ने बड़े अद्भुत पत्र लिखे। पहला मणिपुर और दूसरा सिक्किम। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि आपके आरटीआई के सारे पॉइंट्स नोट किए। हम 75 में भारत से मिले थे, इंडिया के साथ जुड़े थे। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की अंग्रेजी में प्रतियां मंगा करके हर गांव सभा में भेजी थी। आपके आरटीआई के बाद पहली बार हमने सिक्किमीज में ट्रांसलेशन शुरू कराया है और जैसे ही ट्रांसलेशन पूरा होगा किताब छपा करके हर सिक्किम के नागरिक के पास भेजेंगे। इस बीच जो हमारी सरल शब्दों में संविधान की किताब है, जागो गणराज्य जागो, ये भी एक प्रति भेज दी थी हमने कि हम लोग इस तरह से संविधान का सरल शब्दों में किताब के द्वारा भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पीडीएफ फाइल हर जगह भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब की जेरोक्स कॉपी हमने करा ली है और हर गांव सभा में भेज रहे हैं। तो यह सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का पत्र था। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का लेटर आया कि आपके आरटीआई के लेटर के सारे पॉइंट्स नोट किए। हम मणिपुरी में ट्रांसलेट हमने करा लिया है सिक्किम आप संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रेस में है, छप जाएगा तो हर घर को, मणिपुर के हर परिवार में हर घर को संविधान की कॉपी भेजेंगे। तो ये आरटीआई में कभी सफलता भी मिलती है, ज्यादातर टालमटोल भी किया जाता है और सरकारें आरटीआई को डाइल्यूट करने की भरसक कोशिश कर रही हैं। बहुत बड़ा खतरा है। अभी जो चेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीआई में कि जो टेन्योर है वो परमानेंट है, उसको परमानेंसी से हटा दिया है। शैलेश गांधी जी अगर सुन रहे हैं तो उनको इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहिए, आरटीआई को और मजबूत करना है, न कि इस तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश जो सरकारें कर रही हैं उसको उस तरह से करना है। और एक संविधान बताने का एक मुख्य, पूरे देश के लोग जब संविधान जान जाएंगे और संविधान सभा के मंशा के अनुसार वोट देना शुरू करेंगे तो वह ऐसे लोगों, ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो आरटीआई एक्ट को और मजबूत करें। जो डाइल्यूट करने वाली शक्तियों के हिस्से हैं उनको कतई वोट नहीं देना है। हर भारत के नागरिक को इसकी शपथ लेनी चाहिए अपने मन के अंदर। तो यह आरटीआई से रिलेटेड एक अनुभव था जो आपके सामने रखा। चूंकि मानवाधिकार पर भी आप लोग काम कर रहे हैं तो एक जरूरी अनुभव, एक दिल्ली में मानवाधिकार का सम्मेलन था, वहां मैं गया हुआ था। तो ज्यादातर लोग उसमें एनजीओ ज्यादा थे, कुछ मानवाधिकार कमीशन के मेंबर्स थे, कुछ एडवोकेट्स थे। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। चूंकि मुझे 2 साल हो गया था संविधान कथा कहते कहते, तो इसलिए विशेष रूप से मुझे बुलाया गया था। तो मैंने उन लोगों से, जब मेरा मौका आया तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि मानवाधिकार आयोग बन गया, मानवाधिकार एक्ट आ गया, लेकिन मानवाधिकार है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं,
वही तो मानवाधिकार हैं। एक दो उससे एक्स्ट्रा हैं जो यूएन कन्वेंशन के हिसाब से साल दर साल जो होते हैं उसमें बढ़े हैं, लेकिन मूलतः जो हमारे मूल अधिकार हैं वही हैं। तो जब संविधान लोग नहीं जानते, मूल अधिकार नहीं जानते, तो उसके हनन का उनको अनुभव कैसे होगा? कैसे उन्हें पता चलेगा कि हमारा ये मूल अधिकार है और इसका वायलेशन हो रहा है, इसका हनन हो रहा है? मानवाधिकार आयोग तक तो तब पहुंचेंगे जब उन्हें यह एहसास होगा कि हमारे मानवाधिकार का हनन हुआ है। जब मानवाधिकार वो जानते ही नहीं है, उनको आज तक बताया ही नहीं गया। सरकार ने तो भारत के संविधान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर हर व्यक्ति ये जान लेगा कि वो मालिक है तो सरकारों को नौकर की तरह से बिहेव करना पड़ेगा, सेवक की तरह से बिहेव करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। अभी वो मालिक की तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरह से मानवाधिकार आयोग ने भी आज तक जन जन तक मानवाधिकार बताने की कोशिश नहीं की। हमारा सवाल उनसे यही था कि अगर लोगों को मानवाधिकार नहीं पता है, उसके हनन का एहसास ही नहीं होगा, तो आपके पास क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? आपने कोई कोशिश की कि लोगों को मानवाधिकार पता चल जाए और मानवाधिकार आयोग के नंबर्स रहे उनके पास कि कुछ कोई भी हनन हो तो आपके पास आ जाए? अगर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है तो 130 करोड़ लोगों के पास उसका नंबर होना चाहिए और मानवाधिकार जानने की जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए, और इसी तरह से राज्य मानवाधिकारों का होना चाहिए। तो जो मूल काम है, जो फंडामेंटल काम है, जो जन सशक्तिकरण का काम है, वह नहीं हो रहा है, केवल दिखावा हो रहा है। तो मैंने वहां कहा कि जब तक मानवाधिकार आयोग और सरकार जन जन तक संविधान और मानवाधिकार को नहीं बता देती, तब तक ये मानवाधिकार का जो पूरा आज परिवेश है भारत में, वह केवल और केवल एक दिखावा है, तमाम सारे एनजीओज का व्यापार है, और कुछ रिटायर्ड जस्टिसेस के रिटायरमेंट के बाद एक और ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है। इसके अलावा देश में मानवाधिकार का कोई रोल, मानवाधिकार आयोगों का कोई रोल नहीं है। और आप भी वाकई अगर मानवाधिकार के लिए काम करना चाहते हैं तो संविधान और मानवाधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जी जान से जुट जाइए। इसीलिए परसों के अपने मैंने प्रोग्राम में कहा था कि पहले मूल काम तो कर लीजिए, उसके बाद जड़ों को और तनों को तो मजबूत कर लीजिए, उसके बाद फुनगियां और वो सब बाद में देख ली जाएंगी। तो मूल काम अभी इस देश में नहीं हुआ है, वो होने की जरूरत है। ये रहा मानवाधिकार के सिलसिले में मेरे ऑब्जर्वेशंस। तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है प्रियम्बल। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वह है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसकी मैंने परसों चर्चा की थी। अगर हर व्यक्ति अपना ड्यूटी करने लगेगा तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल जाएगा। इसलिए ड्यूटी पहले है, कर्तव्य पहले है। तो इसलिए मैंने कर्तव्य की चर्चा परसों की थी। फंडामेंटल राइट्स पे मुझे पता चला है कि एक सेशन आपका रखा हुआ है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स पर मैं मूल अधिकारों पर चर्चा डिटेल में उस तरह से नहीं करूंगा। उसका अभी हवाला दे करके मानवाधिकार आयोग के अपने अनुभव को आपके सामने रखा। जानना बहुत जरूरी है और वो आपके यहाँ सेशन है, इसलिए मैं उसको डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। तीसरा उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो चीजें प्रियम्बल में लिखी गई हैं वह सरकारों ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान का, संविधान सभा का और पूरे देश की तरफ से सरकारों को ये मैंडेट है कि आप ये करिए। सरकारें उससे अपने को बचा नहीं सकती हैं। सरकारों को मनमाना नहीं करना है, सरकारों को वही करना है जो जनता चाहती है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संक्षेप में 2-3 मिनट में मैं जरूर कहना चाहूंगा, और अगर सरकारें उसको करें तो पूरे देश की सारी जनता खुशहाल हो जाएगी। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आजादी के बाद से अब तक नीति निर्देशक तत्वों के पालन होने को कौन कहे, उसका उल्टा हो रहा है। तो
संक्षेप में आपके सामने उसको रखूंगा। मूल सिद्धांत जो नीति निर्देशक तत्वों के हैं वो पढ़ूंगा, वो धारा 38 है। उसके अनुसार जो बेसिक गाइडलाइंस संविधान दे रहा है सारी सरकारों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अब तो तीसरे स्तर की सरकारें जो हो गई हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद, गांव पंचायतों की, जिला पंचायतों की, और 74वें संविधान संशोधन के बाद जो नगरीय व्यवस्थाएं हैं, महापालिकाएं और उस तरह की, उन दोनों को, तीनों स्तर पर सारी सरकारों को यह डायरेक्शन दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा निर्देशन दिया हुआ है। क्या राज्य में तीनों तरह के राज्य शामिल हो गए, केंद्र, प्रदेश और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करने के डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पर हैं कि कैसे प्रेम्बल जो आत्मा है संविधान की उसको कैसे मूर्त रूप दिया जाएगा। तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। लोक कल्याण, पूरे 130 करोड़ लोगों के कल्याण, या 135 करोड़ लोगों, जितने लोग हैं देश में, सबके कल्याण की अभिवृद्धि करे, बढ़ोतरी करे, सबकी खुशहाली लाए। यह पहला नीति निर्देशक तत्व है। और दूसरा, राज्य विशिष्टतया आय की, ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसके बाद बाकी एक्सप्लेनेशंस हैं आगे। राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानता, बहुत कोई गरीब रहे, कोई बहुत अमीर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। असमानता कम होनी चाहिए। और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये दो बेसिक गाइडलाइंस हैं जिन पर सरकारों को काम करना है। अब लेकिन हुआ उल्टा कि असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई, कंसंट्रेशन आगे है, वो पॉइंट भी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर पॉइंट को टच करता हुआ आगे चल रहा हूँ। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। और इतना ज्यादा संकेंद्रण हो रहा है कि जहां जब आजादी के पास, जब आजाद हम हुए थे, तब 1% जो टॉप मोस्ट अमीर लोग रहे होंगे उनके पास मुश्किल से 15-20% रहा होगा, या टॉप मोस्ट 20-25% के पास 60-70% का कंसंट्रेशन था। आज हालत ये हो गई कि सबसे धनी 1% लोगों में को पास 70% देश के धन का केंद्रीकरण हो गया है। संविधान कुछ और कहता है और हमने ऐसे लोगों को, जो लोग पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाले लोगों को वोट दे दे करके ऐसी व्यवस्थाएं चुनी जिन्होंने इस पूरे हमारे जो लोग अभिवृद्धि की बात थी उसकी जगह पे पूंजीपतियों की अभिवृद्धि कर डाली और पूरा नीति निर्देशक तत्वों का और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर डाला। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान रूप के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक
परित्याग से रक्षा की जाए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। इस पर एक वाकया मैं आपको बताऊंगा कि जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ संविधान का, गांधी जी उस समय जीवित थे, क्योंकि गांधी जी की डेथ तो 30 जनवरी को हुई और पहला ड्राफ्ट उसके पहले तैयार हुआ। गांधी जी के पास जब लेकर गए तो उन्होंने फेंक दिया कि ये क्या बना के लाए हो, इसमें गांव स्वराज्य जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे भारत खुशहाल होगा वो तो है ही नहीं। तो लोगों ने बहुत, उस समय नेहरू जी, पटेल, अंबेडकर जी, सब लोगों ने बहुत उनको मनाया और कहा कि आज जो गांव की स्थिति है, जिस तरह से जात पात है, अगड़े और दबंग और क्या क्या है, तो अभी आज अगर हम ग्राम स्वराज कर देंगे तो वो उन लोगों के हाथ में चला जाएगा और फिर और उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोगों में शिक्षा बढ़े, भाईचारा बढ़े, समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़े, इंफॉर्मेशन गरीबों तक भी पहुंचे, पिछड़ों तक भी पहुंचे, तब फिर हम लोग गांव स्वराज्य लाएंगे। तो वो केवल नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया गांव पंचायतों का गठन। 73वें संविधान संशोधन के बाद वो 93 में आया। तो उस समय जो गांधी जी चाहते थे वो 93 में आया। उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो आपकी चर्चा करेंगे। 41वां है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42वां है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43वां है कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी समुचित होनी चाहिए। 43वां का है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है। 43वां खा है राज्य सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है। 44वां है नागरिकों के लिए एक समाज सिविल संहिता। ये भी उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख दिया गया है कि जब भविष्य में उचित होगा और जब पूरा देश इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा तो कॉमन सिविल कोड लाना होगा। यह संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। 45वां बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। और 46वां बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है कि आज तक जितने आरक्षण, केवल संविधान जिस समय पास हुआ था तो केवल एक ही आरक्षण दिया गया था, धारा 331 और 332 के तहत, कि केंद्र मतलब लोकसभा में और राज्यसभाओं में चुनाव के लिए एमपी और एमएलए की सीटें एससीज और एसटीज के आरक्षित की गई थी शुरुआत में 10 वर्ष के लिए, लेकिन ये प्रोविजन किया गया था, बाद में बढ़ाया जा सकता। और किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है संविधान में, केवल धारा 46 में इसके लिए प्रोविजन किया गया है कि सरकारों को क्या करना है। इसलिए धारा 46 बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि अनुसूचित राज्य मतलब गवर्नमेंट जनता के दुर्बल वर्गों के, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, फिर उदाहरण के लिए विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों, क्योंकि उस समय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकांश लोग दुर्बल वर्ग में थे, इसलिए उनका उदाहरण भी दिया गया। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया जनता के दुर्बल वर्गों, और उदाहरण के लिए दे दिया गया वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों। लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों में भी जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो दुर्बलता का है, वो दुर्बलता का क्राइटेरिया नहीं हटाया। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। रिजर्वेशन शब्द नहीं है, आरक्षण शब्द नहीं है। अनुसूचित राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। विशेष सावधानी क्या? किसी सबल को न मिल जाए और कोई दुर्बल छूट न जाए। सबसे बड़ा दुर्बल वर्ग, क्योंकि संविधान के साथ इसको नहीं किया गया, इसको राजनीति के तहत लागू किया गया, तो जो सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे दुर्बल है वो छूट गया है। अनाथ, जिसके माता पिता नहीं है, सड़क पे पड़ा मिला,
या अनाथालय के सामने पड़ा मिला, वो भी भारत का गरिमामय नागरिक है, लेकिन उसकी देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हमने आरक्षण दुर्बल वर्ग के आधार पर नहीं, जातियों के आधार पर कर दिया, तो वह व्यक्ति जिसके माता पिता का पता नहीं है, माता पिता की जाति का पता नहीं है, उसको आरक्षण भी नहीं मिला। यह हमारा संविधान संवेदना का स्रोत है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने वालों के हाथ मन में व्यापार रहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स रही, संवेदना नहीं रही, तो आज तो स्थिति ये हो गई है, तमाम सबलों को ही मिल रहा है आरक्षण, दुर्बलों को मिल ही नहीं रहा है, वीकर सेक्शन को मिल ही नहीं रहा है। जो वाकई अभी गांव में वीक हैं, अभी भी जो दुर्बल हैं, उनकी देखभाल नहीं हो रही है। तो ये धारा 46 का उल्लंघन शुरू से हो रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, इसको जब तक आप जो कम से कम अगर 40% लोग इस देश में दुर्बल हैं और वो ऐसी सरकारें चुने जो केवल दुर्बलों का बाकी हैं, जो बातें मैं कहना चाहता था, एक सिद्धांत, एक लोकतंत्र की जो जननी है। सर आप जारी रखें, कोई इशू नहीं है सर। एक कविता जो संविधान के जो मूल भावना है कि हर नागरिक को आंख खोल के रखना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, वो 15 मिनट वो लगेगा, और 1-2 मिनट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको खत्म करके वो 3 वो, और उसके बाद फिर हमारे ख्याल से 20 मिनट टाइम रहेगा प्रश्न उत्तर के लिए, और जो कल का प्रश्न बाकी रह, परसों का बाकी रह गया था, उस पर चर्चा करें। जी सर। वो हम चर्चा कर रहे थे कि जो रिजर्वेशन या जो भी हित देने हैं, जो भी सरकारों को करना है, वह समाज के दुर्बल वर्गों के लिए करना है, और विशेष सावधानी है कि किसी सबल को न मिल जाए। 47वां पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48वां कृषि और पशुपालन का संगठन। अब ये देखिए कितना क्या लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। 49वां राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और 50वां कार्यपालिका से न्यायपालिका का डिवीजन या पृथक्करण, जो उस समय नहीं हुआ था, बहुत बाद में अब सभी प्रदेशों में हो गया है। अब पहले जो मजिस्ट्रेट्स होते थे वो फैसले भी करते थे, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अलग हो गए हैं और मजिस्ट्रेट्स अलग हो गए हैं। और एक ऐसी धारा है संविधान में, अगर आप उसको आज समझेंगे, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो आप चकित रह जाएंगे कि क्या इतना विराट अपना संविधान हो सकता है। हमारे संविधान में जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट को दिए गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक विशेष डायरेक्शन दिया गया। पूरे देश के खुशी और समृद्धि और खुशहाली की अभिवृद्धि की बात तो कही ही गई है। धारा 51 में कहा गया है कि पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और खुशहाली की अभिवृद्धि करेगा। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के धारा 51 में है। तो यहाँ ये मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की एक समरी आपके पास सामने रखी, और सरकारों का ये कर्तव्य है कि वो इसको लागू करें। लेकिन इसको नॉन जुडिशिएबल रखा गया है, इसलिए कि बहुत सारी इसमें ऐसी बातें थी जो उस समय नहीं हो सकती थी, भविष्य में जब उसका माहौल तैयार हो जाए तब हो। लेकिन पब्लिक के लिए यह रास्ता है कि पूरे संविधान का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कस्टोडियन पब्लिक ही है, हम भारत के लोग हैं। अगर सरकारें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरफ नहीं चल रही हैं, तो जो एमपीज और एमएलए सरकार बना रहे हैं, हम ऐसे एमपीज और एमएलए चुने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार देश को ले चले। अब जो 3 चीजें थी, पहला तो दरअसल किसी जमीन पर आपने हैंडपंप लगते देखा होगा या लगवाया होगा। जमीन पर
हैंड पंप लगाना बोरिंग करके और किसी देश में संविधान लागू करना दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं हैं? जमीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं। बोरिंग करके जब आप हैंड पंप लगाते हैं तो पानी जमीन से आता है, और जब हम संविधान लागू करते हैं तो जनतंत्र बनता है जमीन से, जनता से तंत्र उभरता है और गणराज्य बनता है, जनता का राज्य आता है। तो जमीन से व्यवस्था को उभरना है। आप विजुलाइज करिए, जब सबसे पहले आप हैंडपंप लगाते हैं बोरिंग करके तो क्या करते हैं? ऊपर से साफ पानी डालते हैं और उसको चलाना शुरू करते हैं हैंडपंप को। सबसे पहले कैसा पानी आता है? गंदा, मटमैला, रेतीला। फिर आप लगातार चलाते रहिए, थोड़े समय बाद उसमें साफ पानी के ट्रेसेस आने लगते हैं और फिर साफ पानी आ जाता है। अब आप अपने स्वतंत्र देश में जब संविधान बनकर लागू हो जाता है तब क्या होता है? सबसे पहले सब संविधान बनकर के सिस्टम चालू हुआ तो ऊपर से साफ पानी डालने की जरूरत, जैसे हैंडपंप में ऊपर से साफ पानी डालने की जरूरत पड़ती। तो ये मेरा सिद्धांत है जो मेरे फिजिक्स और लोकतंत्र की गहरी जड़ों में दिलचस्पी की वजह से उभरा है, और जो सच भी होने जा रहा है। गांव में हम लोगों ने इसको सच होते देखा है, और विधानसभा और लोकसभा में भी 10, 15, 20 साल बाद ये सच हो जाएगा। सच होने की प्रक्रिया जारी है। तो जब हम सिस्टम चालू हो गया तो सबसे पहले ऊपर से साफ पानी डालने की जरूरत। वो क्या? फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए जितने लोग थे वही सब ऊपर से डाले गए या आ गए, क्योंकि उन्हीं को आना था, और वह सब के सब समर्पित, अच्छे, देश के लिए कुर्बानी देने वाले। तो उनकी पीढ़ी जब तक रही 70 के दशक तक, क्योंकि एवरेज एज आप मान सकते हैं 47 में जो स्वतंत्रता सेनानी जो बचे हुए तो 40 साल के एज के रहे होंगे, 30 साल और जिए होंगे, तो 70 के आसपास तक वो जीवित रहे। तब तक उस साफ पानी ही रिसाइकिल होता रहा, व्यवस्था ठीक चली। लोग कहते हैं कि उस समय बड़ा अच्छा था, लेकिन 70 के बाद जब जमीन से पानी पकड़ लिया, जैसे हैंडपंप में पकड़ता है, तो कैसा पानी ज्यादातर आता है? गंदा, मटमैला, रेतीला। उसी तरह से ढेर सारे जितनी तरह की गंदगियां हो सकती हैं वह सब आई और अभी भी आ रही हैं। पैसा, शराब, भौकाल, जाति, धर्म, मीडिया में झूठी इमेज बना करके भगवान की, और क्या क्या मतलब गुंडई जेल से जीत रहे हैं, डाकू जीत रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ। जितने तरह की, जितने शेड की गंदगी पॉसिबल थी सब आई, लेकिन लगातार फिर भी सिस्टम चलता रहा। तो अब मैंने अपने उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे में भी लिखा है कि अब साफ पानी आने का समय आ रहा है, और 2030-35 तक यह सिस्टम पूरा साफ हो जाएगा, हमारी डेमोक्रेसी एकदम शुद्ध हो जाएगी। उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि आरटीआई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लोगों का संविधान के बारे में अवेयरनेस एक मुख्य बिंदु है, और खुद अपना अनुभव, जब अपने जाति वाले जिसको जिताया उसने भला नहीं किया, धर्म वाले जिसको जिताया उसने भला नहीं किया, और पैसा शराब लेकर के जिताया उससे भी भला नहीं हुआ, मीडिया का इमेज बना देख करके जिताया वहां भी ठगा गया। तो अब अपनी आंख खोल करके अपने अनुभव के आधार पर और संवेदनशीलता के आधार पर, और जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब ने कहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर साहब, कि जब तक अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को पब्लिक नहीं चुनेगी तब तक ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। तो अब अभी तक चाहे जितना गंदा मटमैला पानी आया या आ रहा है, अगले 10 साल में ये एकदम खत्म हो जाएगा, और आरटीआई की भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह मेरे नॉवेल में था। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन संकट है, अगर वोट वाला हथियार हमने खो दिया, क्योंकि जनता मालिक है और मालिक का पहला अधिकार कि हमें डिसाइड करना है कि कौन हमारा प्रतिनिधि बनेगा, विधानसभा या लोकसभा में या गांव सभा में।
और जो भी प्रतिनिधि बनेगा वह चूंकि हम उसे भेज रहे हैं, हमसे ब्रीफ लेकर के, हमसे पूछ करके किसी विषय पर वोट देगा और किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करेगा। आरटीआई और मजबूत होनी है या कमजोर होनी है तो हमसे पूछे ना, हम चाहते हैं, और हमारा प्रतिनिधि है, वो किसी पार्टी के आका का गुलाम है तो फिर ये जनतंत्र कहाँ है? हमको पार्टी के आका के गुलामों को वोट नहीं देना है, हमको अपने प्रतिनिधि चुनना है, यही संविधान सभा कहती है। और यही कैसे हमें किस आधार पर चुनना है और आंख खोल करके चुनना है, अपने अनुभव के आधार पर चुनना है, इसी के लिए अगली दोनों वो कविता और कहानी है। पहले मैं आपके सामने वो कविता रखता हूं, गांधारी। बहुत ही जरूरी कविता है लोकतंत्र के लिए, तो आंख खोल करके रखने के लिए, आंख सजग करने के लिए, और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसको बताती है। और उसके बाद अंत में वह कहानी जो पूरे दुनिया में लोकतंत्र की माँ है, डेमोक्रेसी की माँ है। तो अब मैं आपके सामने गांधारी कविता पढ़ता हूँ। 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने वाली वो कहानी भी है और पैराडाइम शिफ्ट करने वाली ये कविता भी है। गांधारी चरित्र आप सबने सुना होगा, उनके बारे में सुना होगा। क्यों उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी ये भी जानते होंगे कि उनके पति जन्मांध थे, तो पतिव्रत धर्म निभाने के लिए कि पत्नी पति से अधिक कैसे देखे, आंखों पे पट्टी बांधती। अब उसके बाद कविता। गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर खुद पट्टियां बांध ली पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। वे लगातार तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगुनी शक्ति से। लेकिन अच्छा रास्ता, अच्छा धर्म सिखाया, बताया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए कि प्रजा राजा से अधिक कैसे देखे। अच्छा चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली आंखों पर पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती। पति के अहंकार को, श्रेष्ठता के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार, इस झूठे भ्रम और प्रचार ने मुझे हॉन्ट किया और ये कविता लिखवाने को विवश किया। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वो फौलाद का हो जाएगा, इस झूठे भ्रम और प्रचार को क्या कहेंगे। कोई कुछ भी कहता, जमाना कुछ भी कहता, एक मां होकर भी, क्योंकि मां दुनिया में सबसे बड़ी है, सारे अवतारों से भी बड़ी है, सारे अवतारों की भी मां होती है। एक मां होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस मां की वेहवल आंखों से अधिक शक्ति आ गई जो निरंतर अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से निरखती रहती है, दुलारती रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। तो गांधारी से सवाल पूछा है कि तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया एक मां होकर भी कि तुम आंख पे पट्टी बांधे हो, तुम्हारी आंख पे पट्टी बांधने से तुम्हें इतनी शक्ति आ गई आंखों में कि तुम जिसे देखोगे वो फौलाद का हो जाएगा। और उस माँ के आंखों में शक्ति नहीं आई, उससे ज्यादा तुम्हारे आंखों में कैसे शक्ति आ गई कि जो लगातार अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से देखती रहती है, दुलारती रहती है और आंख खोल करके अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है, उससे तुम्हें ज्यादा कैसे शक्ति मिल सकती है। तुमने इस दुष्प्रचार और झूठ पे कैसे विश्वास कर लिया। तुम्हारा इस दुष्प्रचार और झूठ में विश्वास कि कर्तव्य पालन की तुलना में कर्तव्य न करने से अधिक शक्ति आ जाती है, भविष्य में कितना नुकसानदेह हुआ है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भविष्य में कितना नुकसानदेह हुआ है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं। अंधविश्वासों की पट्टी, नाम और विशेषणों की पट्टी, दुराग्रहों पूर्वाग्रहों की पट्टी, लोभ और विज्ञापनों की पट्टी। सबसे लेटेस्ट और खतरनाक पट्टी है विज्ञापनों की।
सुबह से शाम तक एक झूठ का, दुष्प्रचार का विज्ञापन देखते रहिए और रात में विश्वास करके सो जाइए। इस भ्रम में कि फर्ज और धर्म भी निभ रहा है और लगातार शक्ति भी अर्जित होती जा रही है, भला संभव है? अगला 2 स्टैंजा आखिरी। वह तो भला हो कृष्ण का कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली, अन्यथा यदि वे दुर्योधन को लंगोट न पहनाते और तुम देखती अपने पुत्र दुर्योधन का संपूर्ण निर्वस्त्र शरीर, और फिर भी उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता, क्योंकि होना ही था, तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। रही बात पतिव्रत धर्म की, तो आंखों पर पट्टियां बांधकर तुमने आजीवन पुण्य कमाया, आजीवन पतिव्रत धर्म निभाया, खूब पुण्य कमाया, लेकिन क्या मिला तुम्हें? इतने पुण्य का क्या प्रभाव रहा? तुम, तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन, क्या कोई सुखी हुए? फिर ऐसे पुण्य कमाने, ऐसे व्रत का कोई फायदा? और आखिरी स्टैंजा। आंखों पर पट्टियां बांधने से पतिव्रत धर्म शायद निभ ही गया, लेकिन क्या इससे पुत्रों प्रपौत्रों के पालन पोषण में पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? राज धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? प्रकृति धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? क्या पुत्र धर्म, राज धर्म, प्रकृति धर्म पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती, काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। और आखिरी लाइन है, वैसे सारा धर्म निभाने का जिम्मा क्या तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? वो राजा था, क्या उसका कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए, पुत्र धर्म, राज धर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो, कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो। और हमारा संविधान, अगर आप शुरू से आखिर तक उसको पढ़ें बिल्कुल श्रद्धा के साथ, पूर्वाग्रह के साथ नहीं, तो आपके आंखों की सारी पट्टियां खोल देता है। किसी तरह की कोई पट्टी फिर नहीं रह जाती है, पूरी संवेदना बहने लगती है, पूरे देश के हर नागरिक से और सब कुछ से जुड़ाव होने लगता है और पूरी धरती से जुड़ाव होने लगता है। यह है अपना संविधान और उसकी आंतरिक ताकत, उसकी आत्मिक ताकत। लेकिन आपको उस भाव से पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपने आंख पे पट्टी बांधी हुई है या आंख बंद किया है, तो न तो संविधान आपकी रक्षा कर सकता है और न वो वैदिक मंत्र आपकी रक्षा कर सकता है जो कहता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना है। लेकिन अगर अंधेरे से प्रकाश की यात्रा हमने कर भी ली, लेकिन आंख बंद करके की और आंख पे पट्टी बांध के की, तो पूरी यात्रा और पूरा जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए आंखें खुली रखना है, अपने अनुभवों पर, अपने देखी आंखों पर, अपने सुने और अपने इंद्रियों के अनुभव को आप किसी भी दूसरे द्वारा बताए गए या किसी भी मीडिया द्वारा दिखाए गए अनुभव से या बातों से ऊपर रखिए। बुद्ध ने इसीलिए बार बार कहा है, अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्तंभ खुद बनना है। और अब वो कहानी आपके सामने रखता हूं और उसके बाद प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। वो कहानी आपने ज्यादातर सुनी होगी, ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी। मैंने तो अवधी भाषा में, जैसा मैंने बताया, मेरा गांव में बचपन बीता, आम के पेड़ के नीचे दर्जा 5 तक पढ़ते हुए बेसिक प्राइमरी पाठशाला में, वहां पे गांव में सुनी थी और एक साधारण सी कहानी लगी थी। लेकिन बड़े होकर के जब मैंने पूरी दुनिया की सारी लोक कथाएं पढ़नी शुरू की, सारी भाषाओं की, अपने क्यूरियोसिटी की वजह से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही लोक कथा जो मैंने अपने गांव में सुनी है इतनी सरल तरीके से, वही मुझे रूसी भाषा में मिली, वही मुझे दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, वही मुझे अरबी भाषा में मिली, और तो और क्या, रायपुर से हमारे मित्र हैं बहुत सारे, आदिवासी भाषाओं में भी मुझे मिली। वो बहुत सारे जो हमारे आदिवासी मित्र बाद में हमसे जुड़े और जिनको मैंने एक कहानी सुनाई, तो उनका, अरे ये तो हमारे गांव में, हमारे भाषा में भी है, हमने भी सुनी है। तो एक कहानी जो लाखों साल से, जब छापे खाने नहीं थे, प्रेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, किताबें नहीं थी, एक जगह से, एक मुंह से दूसरे मुंह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक गांव से दूसरे गांव, फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गया। तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत है इस कहानी में कि कोई इसे बिना फैलाए नहीं रह पाया। मतलब ये बिल्कुल एटॉमिक एनर्जी वाली कहानी है कि जो अपने आप जो भी इसको पकड़ता है वो लेकर के उड़ता है और दूर दूर तक फैलाता है, तभी तो पूरी दुनिया में फैल गया।
और कहानी बहुत छोटी है। गांव में जब सुना तो बड़ी मजेदार कहानी लगी, लेकिन इसके इतने डायमेंशंस हो सकते हैं जो मैं अभी कहने जा रहा हूं तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। जैसा मैंने अपने गांव में कहानी में सुना कि दो चिड़िया थी, बहुत संक्षेप में कहानी सुनाऊंगा, वैसे तो इसको 10-15 मिनट में भी सुनाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी सुना। दो चिड़िया थी, तोता मैना, जैसा मैंने अपने गांव में सुना। बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, तो उसको वो आधा आधा बांटने के लिए खूंटे से रगड़ते हैं। खूंटे से रगड़ने पे वो दाल का दाना दो हिस्सों में बट तो जाता है, लेकिन खूंटे में कोई दरार वगैरह रही होगी तो आधा हिस्सा उसमें फंस जाता है, आधा हिस्सा जो बाहर है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है, तोता बहुत कोशिश करता है, नहीं निकाल पाता। तब वो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है, जैसा मैंने अपने गांव में सुना कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का लय परदेश जाई। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। राजा के पास जाता है, फिर जब बढ़ई से निराश होता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा, पूरी बात बताता है। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटे। तब वो रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा न बढ़ई डांटे, पूरी बात बताता है। मैं चूंकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ तो रानी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों डांटे। तब वो सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो या काटो, रानी न राजा छोड़े, पूरी बात। सांप भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम रानी क्यों काटे। तब लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, सांप न रानी डसे। लाठी भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम सांप क्यों मारें। तब वो आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ। आग भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम लाठी क्यों जलाएं। तब वो नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ। नदी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम आग क्यों बुझाएं। तब वो हाथी के पास जाता है और हाथी से कहता है, हाथी हाथी नदी पी लो या नदी सोखो। तब हाथी भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम नदी क्यों सोखें। अब तोता रोते हुए जा रहा है और उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है, चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूंगी। तो चींटी के वश में क्या है, रेंगना। तो वो चुपचाप धीरे धीरे हाथी के सूंड में घुस के रेंगने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपने गांव की भाषा में कहा कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोई। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है, लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है, सांप रानी डसने को तैयार हो जाता है, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है, राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है और उसको दाल का दाना मिल जाता है तोते को। अब इस पूरी कहानी में आपसे सवाल पूछें कि सबसे शक्तिशाली कौन है, जब ये सवाल, ये जहां भी मेरी संविधान कथाएं होती हैं, ये तो लोकतंत्र की माँ है तो ये कहानी तो उसका एक हिस्सा होता ही है। और जब प्राइमरी स्कूल में दर्जा छोटी गोल और 1 और 5 तक के बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं और छोटे बच्चे दर्जा 1 वाले जोर से बोलते हैं चींटी, है कि हाँ अभी समझ बाकी है। चींटी सबसे ताकतवर है क्योंकि उस चींटी के आने के पहले पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था और उस चींटी के उठ जाने के बाद पूरा सिस्टम क्रियाशील हो गया। एक उस चींटी की वजह से। चींटी में ऐसा कौन सा गुण है जो बाकी किसी में नहीं है, इस पे गहराई से सोचिए। धन बल, बाहुबल, ज्ञान बल, संवेदना का बल ही चींटी में है जो और किसी में नहीं है। बाकी धन बल, बाहुबल, ज्ञान बल, संसाधन बल, इन सब में
राजा रानी, पता नहीं कौन कौन सब बहुत आगे हैं, लेकिन और किसी में संवेदना का बल नहीं है जो केवल चींटी में है। और संवेदना क्या होती है? जब हम दूसरी के वेदना को अपनी वेदना जैसा समझते हैं, समवेदना। जब हम दूसरे के दुख सुख को अपना दुख सुख समझते हैं, तभी वो संवेदना होती है। चींटी में इतनी संवेदना, और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन चींटी में इतनी संवेदना हुई, उसने खुद आकर तोते से रोने का कारण पूछा, और जब कारण बताया तोते ने, तो उसके वश में जितना था उतना किया। लेकिन अगर वो अब पूरी संवेदना के साथ जो भी उसके वश में है उतना किया, उसके वश में अगर केवल रेंगना था, वो रेंग गई, तो पूरा सिस्टम जो क्रियाशीलता क्रियाशील हो गया। यह होती है संवेदना के साथ कार्य की ताकत। लेकिन अगर चींटी उससे रोने का कारण पूछती, दुखी होने का कारण पूछती और वापस चली जाती, जैसा कि आजकल होता है, एक्सीडेंट होता है, सड़कों पे लोग तमाशा बना के देखते रहते हैं, या कोई बीमार पड़ा रहता है, उठाते नहीं है, क्योंकि वो तब संवेदना नहीं है उनमें, उनमें उत्सुकता है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ, और वहीं से वापस चले जाना। संवेदना तब होगी कि जब दुख जानने के बाद जितना वश में है उतना करना, और वही सबसे ताकतवर चीज है। संवेदना हमेशा ड्राइविंग सीट पे होती है, बाकी सब जो बल है, धन बल, बाहुबल, ज्ञान बल, संसाधन बल, वो पीछे पीछे चलते हैं। अगर संवेदना का बल नहीं है तो काम इनिशिएट ही नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं होगी। आरटीआई के जितने एक्टिविस्ट हैं, आप सब संवेदना के बल में बहुत आगे हैं, तभी आप ये आरटीआई एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। उस चींटी की तरह से हैं। अब चींटी और ये कहानी लोकतंत्र की मां कैसे है? चींटी कौन है? एक आम आदमी, सबसे छोटा एलिमेंट समाज का आम आदमी ही चींटी है। जिस दिन आम आदमी पूरी संवेदना के साथ, उस चींटी की तरह से पूरी संवेदना के साथ कार्य करना शुरू कर देगा, सब कुछ बदल जाएगा। और आम आदमी को चींटी बनना भी है, और चींटी जैसों को ही अपना लीडर भी बनाना है, नेता भी बनाना है, चींटी जैसों को ही विधानसभा और लोकसभा में भेजना भी है। तो ये कहानी लोकतंत्र की मां इस तरह से है कि जब ये कहानी पूरी दुनिया में फैली लाखों साल पहले, तो उस समय लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र तो 250-300-400 साल पहले आया है। लेकिन उसके पहले कबीला का सरदार होता था, राजा होते थे, बाद में सैनिक तानाशाह और तानाशाह हुए, अधिनायकवाद हुए, अधिनायक हुए, लेकिन वह सब भले ही सत्ता उनके पास रही, लेकिन आम लोगों के बीच में चींटी की ताकत, आम आदमी की ताकत, यह कहानी लोगों के मन में संजोए रखी। कभी न कभी लोकतंत्र आएगा, तुम्हारी ताकत कभी फलीभूत होगी, जो कि बाद में हुई। अब उस लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है, उसी के लिए हम लोग, ये कहानी भी बहुत जरूरी है, और इस कहानी से जो मैसेज है वह भी बहुत जरूरी है। इस कहानी से सबसे बड़ा मैसेज लोकतंत्र में है कि हमें चींटी बनना है, तभी हम सिस्टम को क्रियाशील कर रख सकते हैं, जो अक्रियाशील है। उस कहानी में एक अच्छा एलिमेंट है कि तोता बेरोक टोक राजा रानी सबके पास पहुंच तो गया। आज एक आम आदमी, आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक देश के मुख्यमंत्री, एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या एक चीफ सेक्रेटरी, इनके पास पहुंच सकता है क्या? उसका पास बनेगा क्या? यहां तो तोता तक पहुंच गया। और दूसरी बात, चींटी ने में कोई जाति धर्म का खेल नहीं था। चींटी केवल चींटियों के लिए नहीं कर रही थी। चींटी चींटियों के लिए करती तब भी होता जैसे आदमी सारे आदमियों के लिए करें। उसने तो दूसरे स्पेसी के लिए किया, तोते के लिए किया। तो अगर हमारी संवेदना में ताकत होगी, हमारे कार्य में ताकत होगी, हम सिस्टम को बदल पाएंगे जब हम चींटी की तरह से, हमारी संवेदना सबसे जुड़ी होगी। वह केवल एक जाति, एक धर्म, एक परिवार या एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, वो सबके लिए होगी, पूरे भारत के लोगों के लिए होगी। जब वह संवेदना होगी तब हम पूरा सिस्टम क्रियाशील कर लेंगे और हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा, जैसा संविधान और नीति निर्देशक तत्व चाहते हैं। तो आप आरटीआई के एक्टिविस्ट निश्चित ही उस चींटी की तरह से हैं, लेकिन यह भावना हर व्यक्ति में भरिए, क्योंकि
हम आरटीआई के माध्यम से जो काम बड़े मुश्किल से करेंगे, लेकिन जब वैसी चीटी जैसे लोग चुने जाने लगेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार और हथियार है चुनना, हमारा वोट, जब हम सही लोगों को चुनने लगेंगे तो उसके बाद जो हम काम बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं वह स्वतः ही होने लगेगा। और बच्चों के लिए ये कहानी बड़ी मुफीद इसलिए होती है कि बच्चों में अगर बचपन से वो संवेदना भर दी जाए चींटी वाली, और जो उनके वश में है उसको करते रहें, अगर उनके वश में पढ़ना है, समय का उपयोग करना है, वह लगातार पूरी संवेदना के साथ करते रहें, तो वो जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे, जैसा समाज बनाना चाहते हैं बन जाएंगे, जैसे धरती बनाना चाहते हैं बन जाएंगे। जिन जिन ये कहानी तो मैं 35-36 साल से अलग अलग स्कूलों में जाके कह रहा हूँ, जिन जिन स्कूलों में फीडबैक बाद में आते हैं कि इस कहानी का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, बच्चे फिर संवेदना का विस्तार होने लगता है, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ने लगती है और वो अपने समय का और ताकत का सार्थक उपयोग करने लगते हैं। तो ये लोकतंत्र की जननी और बहुत पावरफुल कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली कहानी है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। अब जो समय बचा हुआ है करीब 7-8-10 मिनट का, उसमें आपके प्रश्नों का स्वागत है, लेकिन वो प्रश्न जो उस दिन वहां छूट गया था परसों, उसको मैं 1-2 मिनट में पूरा कर लेता हूं, फिर आपके अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा किया जाएगा। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये था, संविधान का जी, आपने संविधान का बेहद सुंदर चित्रण किया है और प्रेरणादायी कथासार कहा है, जिसके लिए हम भी आपके बहुत आभारी हैं। जैसे कि आपने प्रश्नोत्तरी के लिए बुला हुआ है, पहला प्रश्न हम उस दिन पवन गोयल जी बिलासपुर ने किया था, उनका शेष रह गया था, वहां से शुरू करेंगे। मिश्रा जी का कोई सवाल था जिसे मैं उत्तर आधा दे करके छूट गया था, उसको मैं पूरा कर लूं। उनका प्रश्न पहले बताता हूं, फिर उत्तर दे रहा था। उनका प्रश्न था कि अगर कोई अधिकारी या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने संविधान का के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या रास्ते हैं। सबसे पहला, अगर वो हाईएस्ट नहीं है, वो मिडिल लेवल पे कहीं है कोई अधिकारी या जो, तो आप उससे बड़े अधिकारी के पास जाइए। वो भी नहीं करता है तो उससे बड़े अधिकारी के पास जाइए। आरटीआई का हथियार तो है ही अपने पास। अगर इसके बाद भी ना करे तो मीडिया में जाया जा सकता है। वैसे मीडिया भी आजकल कैसी है ये हम आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा हथियार तो वही है कि अगले चुनाव में हम ऐसे लोगों को वोट दें कि जो उस चीटी की तरह से हों और वो स्वतः ही जो चीज हम चाहते हैं वो स्वतः ही करें। अगर हम चीटी जैसों को चुनेंगे तो वो अपने आप व्यवस्था को उसी दिशा में ले जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही ले जाएंगे और सबकी खुशहाली और अभिवृद्धि के लिए काम करेंगे। तो अंतिम हथियार हमारा है चीटी की तरह से बिहेव करना। लेकिन एक और रास्ता है, मैं उसको बहुत ज्यादा इसलिए तरजीह नहीं देता कि उससे किसी और को असुविधा ना हो। जैसे अगर हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो कई बार बच्चे स्कूल से घर नहीं आ जा पाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2-2 ढाई घंटे बाद भूखे प्यासे बच्चे फंसे रह जाते हैं। तो धरना प्रदर्शन अब लोकतंत्र में जो हमारे पास और बाकी हथियार हैं तो उनकी मैं जरूरत नहीं समझता, ये आजादी के पहले के हथियार हैं। हाँ, आप सत्याग्रह जिस अधिकारी का है उसके ऑफिस में बैठ करके सत्याग्रह कर सकते हैं अगर आप वो रिस्क लेना चाहें, और वो आपको सूट करता है। हर आदमी को अलग अलग चीजें सूट करती हैं, तो आप गांधीगिरी या सत्याग्रह भी कर सकते हैं, वो भी एक हथियार हो सकता है। लेकिन अंतिम हथियार अच्छे लोगों, अगर अच्छे मंत्री हो जाएंगे उस विभाग में तो फिर उस विभाग के सारे अधिकारी अपने आप सही काम करने लगेंगे। और अच्छा मंत्री कोई तभी होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कि वह अच्छा, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील हो और बिना पैसे के चुनाव लड़ रहा हो। जो भी अथाह पैसे से चुनाव लड़ रहा है, चाहे अकेला हो चाहे पार्टी के साथ हो, वह फिर पैसा कमाने की मशीन होने जा रहा है और फिर उससे लोगों को दिक्कतें ही होने जा रही हैं। तो चुनाव अंतिम शक्ति है हम जनता के पास, हम भारत के लोगों के पास। अब और सवाल लेते हैं। मित्र कोई प्रश्न करना पांडे साहब नमस्कार। राज मिश्रा, छत्तीसगढ़। आप ही के प्रश्न का पर मैं इसीलिए मैंने कहा मिश्रा जी के प्रश्न का उत्तर जी 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 नमस्कार। जी जी नमस्कार। ये आपको ये चीटी वाली कहानी सुनाने के लिए मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक आभार आपको। ये कहानी बचपन में मैं भी सुना हूँ, ये कहानी बचपन में मैं भी सुना हूँ
और ये कहानी असल में आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों पर पूर्णतः लागू होती है। अगर वो तोता के रूप में अंत तक, हाथी चींटी तक जा सकें तो सफलता निश्चित मिलती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जी धन्यवाद। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाह रहा, चूंकि आप संविधान के अच्छे जानकार हैं। भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इस संविधान में हमने ब्रिटेन से कुछ लिया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ लिया, लेकिन हमने भारतीय जो परंपरा थी न्याय करने की, राजाओं को चलाने की, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विदुर की नीति, इनमें से भारतीयता की कौन सी चीजें हमने संविधान में शामिल की? बात आप पूरा संविधान पढ़िए, ये बिल्कुल गलत है कि हमने किसी से नकल करके कुछ लिया है। उन 400 मनीषियों ने पूरी तपस्या के साथ भारत की सारे विदुर नीति और जिसका इसका आप कह रहे हैं वो भी सब लिया, बाकी सब अध्ययन पूरी दुनिया के संविधानों का भी किया, और जो इस देश के लिए सर्वोत्तम पाया वह रखा है, और उसके बाद इसमें परिवर्तन की भी गुंजाइश रखी है। हम यहाँ के जनतंत्र को नहीं खत्म कर सकते, बाकी जो मूल आधार है उनको नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जो बहुत सारी चीजें हम संशोधन कर भी सकते हैं, क्योंकि उस समय जैसा बेस्ट वो बना सके बन सके। लेकिन वही एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख, जो आरोप लगाए जाते हैं 1935 एक्ट वह रिपील कर दिया गया है आखिरी सेक्शन के द्वारा। और जो आप कहते हैं कि बहुत सारे वो जो बातें कहते हैं कि ब्रिटिश कानून, वो कोर्ट्स के बारे में कहा जाता है, आईपीसी सीआरपीसी, संविधान बनाने में 3 साल लगे थे। अगर हम उस समय नया सीआरपीसी और सीपीसी बनाने लगते तो कितना समय लगता, तो इसलिए उसको बाद के लिए छोड़ दिया गया। अगर बाद में जनता चाहेगी, सरकारें चाहेंगी तो नया बना लेंगी। मैंने बताया इनकम टैक्स एक्ट 61 में बना नया, 61 तक 1922 का इनकम टैक्स एक्ट चलता रहा। तो वो सब एक साथ प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी तो देखिए, आजाद हुए थे, इतने काम थे, भुखमरी अलग थी, ये अलग था, सारी चीजें करनी थी, उसके बाद संविधान भी बनाना था। तो जो प्रायोरिटी के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता हुआ, उसके बाद आप चुनावी अपनी प्रक्रिया भी बदल सकते हैं, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी ला सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, अभी भी ओपन है। वो उन्हीं के से क्यों सारा दारोमदार या सवाल उन पे क्यों करते हैं? हम इस समय जो जरूरत है देश के लिए वो बेस्ट है वो करें। तो इसलिए आप पीछे मत देखिए, आगे देखिए, परिवर्तन आगे के लिए होगा। आगे क्या क्या जरूरी है, क्या क्या संविधान में परिवर्तन, ड्राफ्ट लाइए और उसको जैसे लोगों को ले चलिए जो वहां पे उसको परिवर्तन करें। परिवर्तन ओपन है, इसलिए अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे देखने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, जैसा भी संविधान है, हमसे लोग कहते हैं संविधान में ये कमियां, ये कमियां, ये कमियां। हमने कहा पहले क ख ग जान लें पूरे देश वाले, पे पीएचडी कर लेंगे। पहले जैसा भी है उसको पूरे देश को 130 करोड़ को बता दीजिए, उसके बाद जो परिवर्तन है वो पूरे देश की राय से हो जाए। लेकिन पहले संविधान क्या होता है, संविधान चीज क्या होती है, पहले ये जान लें, उसमें आज क्या है ये जान लें, मूल अधिकार उनको क्या दिए गए हैं वो जान लें। पहले जो बेसिक चीजें हैं उनके जीने के लिए, उनको खाना पीना मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, इसके लिए जो हो सकता है वो बता दें। बाकी विदुर नीति तो हम शिक्षा में दे सकते हैं, हर जगह बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं। आप ट्रेजेडी ये है कि जो चीजें आप कह रहे हैं वो हम लोगों ने अपने समय में दर्जा 10 और 12 में पढ़ा, लेकिन आज वो चीजें सिलेबस से बाहर हो रही हैं उसी संविधान के तहत। तो बहुत खतरे हैं। माफी करिए।